जी स्टूडेंट्स, तो हम फर्स्ट लेक्चर जो हमने स्टॉप किया था वो हमने किया था वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। तो वहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया था। तो अब हम देखते हैं कि वैलिड, मैं बता रहा था कि ये एक अल्फ़ाबेट सेट है जिसमें 4 सिंबल्स हैं बेसिकली, 1 2 3 4, और ये सिंगल अल्फ़ाबेट्स हैं और ये कंपोजिट अल्फ़ाबेट्स हैं, सिंगुलर कह लें और कंपोजिट अल्फ़ाबेट्स कह लें। नाउ कंसीडर एन अल्फ़ाबेट, और एक दूसरा अल्फ़ाबेट सेट है जो बी बी और डी है। ये बिल्कुल यही अल्फ़ाबेट सेट है एक्सेप्ट कि इस बी को हमने इधर प्लेस कर दिया, तो ये भी एक अल्फ़ा सेट बना लिया है। अब हम इसके ऊपर स्ट्रिंग्स बनाते हैं। ये हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रिंग हमने कैलकुलेट की है और ये हमने बताना है कि ये इस अल्फ़ाबेट सेट के ऊपर बनी हुई है या इस अल्फ़ाबेट सेट के ऊपर बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको टोकनाइज़ करेंगे, यानी अलग अलग करेंगे। द बी स्ट्रिंग जो है कैन बी टोकनाइज्ड इन 2 डिफरेंट वेज़। इसको 2 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसको तोड़ सकते हैं। यानी हम समझें कि बी एक अल्फ़ाबेट है, बी दूसरा अल्फ़ाबेट और सिंगल बी तीसरा अल्फ़ाबेट है। तो इन 3 अल्फ़ाबेट से मिलकर ये स्ट्रिंग बनी है, या पहले सिंगल अल्फ़ाबेट ये आ गया है, फिर ए बी आ गया और फिर सिंगल बी आ गया है, तो इस तरीके से बना है। तो विच शोज़ दैट द सेकंड ग्रुप कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज ए स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर दिस। ये जो अगर हम कंसीडर करें कि इस तरीके से अल्फ़ाबेट मिल के जुड़े हैं और ये वाली स्ट्रिंग बनी है, तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट जो है ए बी ये अल्फ़ाबेट सेट का हिस्सा ही नहीं है, आल्दो, ठीक है। तो ये अगर हम इसको टोकनाइज इस तरीके से करें तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स इसका हिस्सा हैं। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रिंग है, उसको हम 2 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तोड़ सकते हैं। जब 2 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तोड़ सकते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम अल्फ़ाबेट्स उसके डिसाइड कर सकते हैं। तो एक तरीके से अगर हम उसको टोकनाइज़ करते हैं, तोड़ते हैं, तो हम कहते हैं कि ये वैलिड स्ट्रिंग है इस अल्फ़ाबेट की। अगर दूसरे तरीके से तोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है इस अल्फ़ाबेट सेट की। तो हम क्या कहते हैं, फिर ये अल्फ़ाबेट सेट जो है वो कन्फ्यूजिंग अल्फ़ाबेट सेट है। तो ये इनवैलिड अल्फ़ाबेट सेट है, ये वैलिड अल्फ़ाबेट सेट नहीं है। समझ रहे हैं? तो अल्फ़ाबेट सेट को ऐसा होना चाहिए कि उससे जो स्ट्रिंग बने वो यूनिक बने, उसको टोकनाइज़ एक से ज़्यादा तरीके से ना किया जा सके। जब भी हम टोकनाइज़ करें वो उसकी वैलिड स्ट्रिंग में ही आए, तो उसको हम कहते हैं वो वैलिड अल्फ़ाबेट सेट है, ठीक है। एज़ व्हेन दिस स्ट्रिंग इज़ स्कैन्ड बाय द कंपाइलर। अब देखें, इसी स्ट्रिंग को जब कंपाइलर स्कैन करेगा, अगर हम कंपाइलर से पूछते हैं कि ये अल्फ़ाबेट सेट है, ये अल्फ़ाबेट सेट है और ये एक स्ट्रिंग है, और हम कोड इस तरीके से करते हैं कि उसके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ये वाले हैं, तो कंपाइलर से आप पूछते हैं कि बताएं कि ये स्ट्रिंग इस अल्फ़ाबेट की है या नहीं है। तो वो जब इसको लेक्सिकल एनालिसिस करेगा, लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब ये है कि उसको जब तोड़ेगा, लेक्सिकल एनालाइज करेगा, फर्स्ट सिंबल बी को वो सेपरेट करेगा, इज़ आइडेंटिफाइड एज ए लेटर बिलोंगिंग टू, वो कहेगा जी ठीक है बी जो है वो अल्फ़ाबेट सेट का हिस्सा है, यहाँ तक ठीक है। while for second letter the lexical analyzer would not be able to identify। जब वो सेकंड अल्फ़ाबेट पे आएगा, मसलन ये जब बी को अलग करेगा वो कहेगा जी बी अल्फ़ाबेट का पार्ट है। वो जब ए पर आएगा तो वो कहेगा ए इसका पार्ट नहीं है, और सेकंड उसके साथ फिर बी मिला लेगा, बी देखेगा वो भी इसका पार्ट नहीं है, फिर बी अकेले को देखेगा। तो ये लेक्सिकल एनालिसिस का तरीका होता है, पहले सिंगल देखता है, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर 4 मिला के वो देखता है कि अल्फ़ाबेट सेट का हिस्सा है कि नहीं। तो वो देखेगा कि ये बी जो है ये तो इसका पार्ट है, अल्फ़ाबेट है, ठीक है। फिर वो कहेगा कि ए बी ये इसका पार्ट नहीं है और ये बी इसका पार्ट है, तो लिहाजा ये इनवैलिड है। फिर वो और तरीके से इसको टोकनाइज़ करेगा, वो क्या करेगा, बी को ए के साथ मिला देगा और कहेगा कि बी जो है वो ये अल्फ़ाबेट सेट का पार्ट है। फिर बी 3 को मिलाएगा, वो भी कहेगा कि बी जो अल्फ़ाबेट सेट का पार्ट, और एंड वाला बी अल्फ़ा सेट का पार्ट है, तो कहेगा कि ये स्ट्रिंग जो है वो इस अल्फ़ाबेट सेट की वैलिड स्ट्रिंग है। लेकिन वो अगर उसने इस तरीके से एनालाइज़ कर दिया, उसको लेक्सिकल एनालाइज़ कर दिया, तो वो कहेगा इनवैलिड स्ट्रिंग है, तो डायकोटमी जनरेट हो जाती है, ठीक है।
While for second letter the lexical analyzer would not be able to identify, so while defining an alphabet it should be kept in mind that ambiguity should not be created. तो ये बात क्लियर होनी चाहिए जब लैंग्वेज बिल्डर्स के लिए, जो लैंग्वेज बिल्ड करने जा रहे हैं, उनके ये ज़हन में होना चाहिए कि जब वो अल्फ़ाबेट सेट डिज़ाइन करें, जब वो सिंबल्स डिज़ाइन करें, अल्फ़ाबेट्स के सिंबल्स इस तरीके से होने चाहिए कि वो एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए। उससे जो स्ट्रिंग बने तो वो यूनिक स्ट्रिंग ही बननी चाहिए। एक स्ट्रिंग के दो मतलब नहीं निकलने चाहिए, दो तरीक़ों से वो टोकनाइज नहीं होनी चाहिए। लेक्सिकल एनालाइज़र जो है कंपाइलर का, वो फेल नहीं होना चाहिए उसको डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में रिमार्क्स क्या हैं? वाइल डिफाइनिंग एन अल्फ़ाबेट ऑफ लेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सिम्बल्स, नो लेटर शुड बी स्टार्टेड विद लेटर्स ऑफ द सेम अल्फ़ाबेट। कि कोई लेटर जो है वो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मसलन ये दो अल्फ़ाबेट सेट हमने डिक्लेयर किए थे, ये इसमें देखें कि ये भी कैपिटल बी से स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेट, और ये भी अल्फ़ाबेट, ये सिंबल भी कैपिटल बी से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आप अल्फ़ाबेट में कोई सिंबल डिक्लेयर करते हैं तो ये याद रहे कि कोई दो सेम सिंबल्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हों। तो ये एक गुर की बात है जब आप अल्फ़ाबेट से, इसलिए जब आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लेते हैं तो उसमें हर सिंबल जो होता है वो डिफरेंट होता है, ए की शक्ल और होती है, बी की और होती है। तो लेक्सिकल एनालाइज़र जो होता है वो उसमें फंसता नहीं है। ठीक है, तो फिर आते हैं नो लेटर शुड बी स्टार्टेड विद द सेम लेटर, दैट इज़ वन लेटर शुड नॉट बी द प्रीफिक्स ऑफ द अदर। ये मैं अभी समझा चुका हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें, कंक्लूजन क्या है कि ये वही दो अल्फ़ाबेट सेट थे। सिग्मा 1 जो अल्फ़ाबेट सेट है इज़ अ वैलिड अल्फ़ाबेट, वाइल सिग्मा 2 इज़ एन इनवैलिड अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये इनवैलिड अल्फ़ाबेट है क्यों? कि ये सेम सिंबल से दो अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो इससे गुरेज करना चाहिए। इससे अल्फ़ाबेट सेट जो है वो एम्बिगुअस हो जाता है। जब अल्फ़ाबेट सेट एम्बिगुअस होता है तो उससे स्ट्रिंग्स या वर्ड्स भी एम्बिगुअस क्रिएट होते हैं। चले, आगे एक नया कॉन्सेप्ट आता है। ये मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ जो आगे जाके यूज़ होंगे। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। अगर बुक के हवाले से आप देखें तो बुक का ये चैप्टर 2 हम कर रहे हैं। चैप्टर 1 कोई इतना वो हिस्ट्री बताई हुई है लैंग्वेज की, वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, वो इतना कोई अहम नहीं है। चैप्टर 2 से ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें सारी डेफिनेशन दी हुई है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये चैप्टर बेसिकली 2 है। ये सारा ये हम कर रहे हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, ये चैप्टर 2 है। अच्छा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होती है? द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ एस इज़ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द स्ट्रिंग। कि किसी लेंथ, मसलन एप्पल एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है? जितने इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, APPLE 1 2 3 4 5, उसकी लेंथ क्या है? 5। और लेंथ को हम डिनोट किस तरीके से करते हैं? फ़र्ज़ करें ये एक अल्फ़ाबेट सेट है, ये अल्फ़ाबेट सेट है, इससे हमने एक स्ट्रिंग बनाई AB। तो मैं कहता हूँ इसकी लेंथ कितनी? तो बड़ा सिंपल सा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम डिनोट करेंगे उसके बार लगा के, और इसको हम कह देंगे कि 5 है। 1 2 3 4 5 इसमें अल्फ़ाबेट्स आए हुए हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी लेंथ 5 है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से ये देखें, ये अल्फ़ाबेट सेट है और इससे हमने ये एक स्ट्रिंग ली है, तो मैं कहता हूँ इसकी लेंथ कितनी है? तो सबसे पहले आप इसको टोकनाइज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट्स। हम अब इसमें हर सिंबल को एक एक नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ाबेट सेट में कुछ कंपोजिट सिंबल्स भी हैं। तो टोकनाइज़ अगर आप इस तरीके से करेंगे, पहला बी एक सिंबल है, फिर AB है, फिर BAB, फिर B, फिर D, तो टोटल इसमें जो सिंबल्स यूज़ हुए हैं वो 1 2 3 4 5 हैं। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है? 5 हो जाएगी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 5 है, यानी जितने अल्फ़ाबेट्स उस स्ट्रिंग में यूज़ हुए हैं वो। अब इस कंपोजिट सिंबल्स को हमने एक अल्फ़ाबेट कंसीडर करना, ये याद रहे। हाल दो कि इसमें जो सिंबल्स हैं वो 3 हैं, लेकिन चूँकि इसमें 3 हैं, लेकिन इसको हमने एक सिंबल कंसीडर करना है एज ए कंपोजिट सिंबल। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है जी? रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग नाम से ज़ाहिर है कि किसी स्ट्रिंग का रिवर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मसलन आपके पास एक स्ट्रिंग ABC है,
तो उसका रिवर्स आपने लिखना है, तो एस के ऊपर आर लिख दें और CBA लिख दें, उसको उल्टा करके लिख दें, यानी टेल को पीछे की तरफ मोड़ दें, सी पहले लिखें बी, तो ये रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग है। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग उसको ऑर्डर चेंज करना है बेसिकली, इज़ ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द लेटर्स ऑफ एस इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में लिखने से वो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग कहलाता है। अच्छा, अब इसी तरीके से रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग कंपोजिट अल्फ़ाबेट्स में भी वही कानून लागू होगा। मसलन ये एक स्ट्रिंग है और ये इस अल्फ़ाबेट सेट के ऊपर बनी हुई है, तो इसका रिवर्स करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेट सेट कैसे इस्तेमाल हुए हैं। उसको पहले टोकनाइज़ करेंगे और फिर याद रहे कि जब हम इसको रिवर्स करेंगे यानी डी पहले लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर जब BAB लिखेंगे तो इसको रिवर्स नहीं करेंगे, हम इसको पूरा BAB लिखेंगे। ये देखें पूरा BAB लिखा है और उसके बाद सिंबल आया AB पूरा ही आएगा, ना कि हम पहले ये कैपिटल B को पहले लिख दें और A को बाद में लिखें, ऐसा नहीं करेंगे। इस पूरे को आपने इस पूरे को एक ही सिंबल कंसिडर करना है, मेरा ख्याल आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और फिर एंड पे B आ जाएगा ये वाला। तो कंपोजिट सिंबल को विद इन कंपोजिट सिंबल्स में जो सिंबल्स होते हैं, मसलन ये पूरे अल्फ़ाबेट में जो सिंबल होते हैं उसको आपने रिवर्स नहीं करना। आगे जी लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया जा रहा है। द लैंग्वेजेस कैन बी डिफाइंड बाय डिफरेंट वेज। लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के 3 तरीके होते हैं, बल्कि 4 इन्होंने लिखे हुए हैं, तो 4 समझ लें आप कि हम लैंग्वेज को डिस्क्रिप्टिव अंदाज में डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम रिकर्सिव अंदाज में डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदाज में डिफ़ाइन कर सकते हैं, एंड फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदाज में डिफ़ाइन। 4 तरीके होते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? मसलन मैं कहता हूँ जी डिस्क्रिप्टिव अंदाज है, लैंग्वेज इज़ डिफाइंड बाय डिस्क्राइबिंग द कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड्स। मसलन मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज L इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ऑल फ्रूट्स नेम, ठीक है। मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि L एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें तमाम वर्ड्स वो वाले आएंगे जिनके नाम जो फ्रूट्स से होंगे, ठीक है, जिनका मतलब फ्रूट्स होगा। तो फिर वो लैंग्वेज कौन सी, उसमें ऑरेंज वर्ड आ जाएगा, उसमें मैंगो आ जाएगा, उसमें स्ट्रॉबेरी आ जाएगी, उसमें एप्पल आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन है, हमने डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। मसलन एक और एग्जांपल है, मसलन मैं कहता हूँ द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट सेट A कैन बी रिटन एज। ये एक लैंग्वेज L है, ये एक लैंग्वेज L है। L एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि उन तमाम वर्ड्स का सेट है, ये सेट है उन तमाम वर्ड्स का जिनकी लेंथ जो है वो ऑड है, जिसमें स्ट्रिंग जो हैं उनकी ऑड लेंथ है, यानी 3 है, 1 है, 5 है, 7 है। तो ये हमने डिस्क्राइब कर दिया, लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करना, ये लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करना, इसको डिस्क्रिप्टिव अंदाज़ कहते हैं कि लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का डिस्क्रिप्टिव अंदाज़, ठीक है। इसी तरीके से द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स, एक और एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम, दैट डज नॉट स्टार्ट विद A डिफाइंड ओवर। एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें वो तमाम वर्ड्स आएंगे जो A से स्टार्ट नहीं हो रहे, तो उसमें ये एक लैंग्वेज L है, इसमें हर वर्ड जो है आप देखेंगे कि वो A से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो जितने भी वर्ड्स हैं जो A से स्टार्ट नहीं हो रहे वो इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे। तो ये भी डिस्क्रिप्टिव अंदाज़ है किसी लैंग्वेज का कि हम उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, हम बयान कर देते हैं लफ्ज़ों में कि लैंग्वेज L की डेफिनेशन बेसिकली लिख देते हैं कि लैंग्वेज L में किस किस्म के अल्फाज आएंगे, किस किस्म के वर्ड्स आएंगे, ठीक है। ये जैसे एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं, जैसे ये लैंग्वेज L है। L एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें तमाम वर्ड्स आएंगे जिनकी लेंथ जो है वो 2 होगी, और वो किस अल्फ़ाबेट सेट के ऊपर बनी होगी, इन 3 अल्फ़ाबेट सिंबल्स के ऊपर, जिसमें 0, 1, 2। तो वो तमाम वर्ड्स जिनकी लेंथ 2 है वो इस लैंग्वेज का पार्ट होंगी। इसी तरीके से द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0, एक लैंग्वेज अगर आप ऐसी ले लेते हैं L जिसमें तमाम वर्ड्स आएंगे जो 0 पर एंड हो रहे होंगे, तो वो एक लैंग्वेज होगी। तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदाज़ हैं, ठीक है।
उसके बाद हम रिकर्सिव अंदाज पढ़ेंगे और फिर रेगुलर एक्सप्रेशन, ये पूरे चैप्टर हैं, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम करते जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये एक और एग्जांपल है, इक्वल द लैंग्वेज इक्वल ऑफ स्ट्रिंग्स विद नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें वो तमाम वर्ड्स जिसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज आपस में इक्वल हैं। और ये इवन लैंग्वेज है, यानी वो तमाम वर्ड्स ओवर अल्फ़ाबेट सेट ए बी, और जिसमें नंबर ऑफ़ एस और नंबर ऑफ़ बीस इवन तादाद में होंगे। तो ये भी एक लैंग्वेज है। ये बेसिकली रूल है ना, कि हम एक रूल डिफ़ाइन कर लेते हैं। मैंने अभी बताया है कि 3 चीज़ें होती हैं किसी भी लैंग्वेज में। अल्फ़ाबेट सेट होता है, और फिर अल्फ़ाबेट सेट से मिलकर जो लैंग्वेज बनती है, और लैंग्वेज की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। इंग्लिश में हम उन लैंग्वेज के रूल्स को हम ग्रामर कहते हैं, तो ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज जब बनती है तो उसके भी रूल्स होते हैं। तो हम फ़िलहाल इन तमाम लैंग्वेजेस में जितनी भी हमने लैंग्वेजेस डिफ़ाइन की हैं, इनमें एक ही रूल तय किया है। मसलन इस लैंग्वेज में हमने कौन सा रूल तय किया, इसमें हमने ये तय किया है कि इसमें तमाम जो वर्ड्स होंगे वो आएंगे जिनकी लेंथ इक्वल होगी, जिसमें अल्फ़ा ए और बी आपस में इक्वल होंगे। इस लैंग्वेज में हमने एक ही रूल तय किया है, और वो क्या तय किया है कि ऐसे वर्ड्स आएंगे, ऐसी स्ट्रिंग्स आएंगी जिनमें नंबर ऑफ़ एज और नंबर ऑफ़ बीज आपस में इवन तादाद में होंगे। ठीक है, तो ये रूल्स हैं बेसिकली। इसी तरीके से आप एक और लैंग्वेज, मसलन एक अल्फ़ाबेट सेट ले लेते हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक माइनस भी है, 0 से लेकर 9 तक जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं। तो एक इंटीजर लैंग्वेज आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक ऐसी इंटीजर लैंग्वेज स्ट्रिंग्स डिफ़ाइन कर सकते हैं दैट कैन बी रिटन एज इंटीजर लैंग्वेज। वो सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, उसमें माइनस और प्लस सारे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर एक ऐसी लैंग्वेज डिफ़ाइन करें जो इवन इंटीजर हो, यानी प्लस इवन इंटीजर हो या माइनस इवन इंटीजर हो, तो आप इस तरीके से एक लैंग्वेज निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली लैंग्वेज बनाने के तरीके हैं। एक और एग्जांपल है, द लैंग्वेज ए एन बी एन ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर ए बी, अल्फ़ाबेट सेट ए बी है। इसके ऊपर जो लैंग्वेज डिफ़ाइन की जा रही है वो ये है, ये एक लैंग्वेज है। इसमें एन जो है वो 1 2 3 से सो ऑन है, कैन बी रिटन एज। ज़ाहिर है एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो जो भी स्ट्रिंग्स आती जाएंगी वो इस लैंग्वेज का पार्ट होंगी। इसी तरीके से ये भी लैंग्वेज आप ड्राइव कर सकते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट सेट जो हैं वो ए एन बी एन और ए एन आपने रिप्लेस कर दिया है। ये द लैंग्वेज फैक्टोरियल ऑफ द स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर, ये अल्फ़ाबेट सेट है। ठीक है, और द लैंग्वेज फैक्टोरियल, लैंग्वेज जिसका नाम हमने फैक्टोरियल रखा है, वो कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अल्फ़ाबेट सेट के ऊपर। ए की पावर जो है वो एन फैक्टोरियल लगा देते हैं। एन क्या है, 1 2 3 और सो ऑन डिफ़ाइन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिंगल ए भी आ सकता है, डबल ए भी आ सकता है, और फिर एन की जो वैल्यू लें उसका फैक्टोरियल लेके वो पावर बनती जाएगी और वो लैंग्वेज उसका पार्ट। इट कैन बी नोटेड दैट द लैंग्वेज फैक्टोरियल कैन बी The language factorial can be defined over any single letter alphabet, किसी सिंगल लेटर अल्फ़ाबेट के ऊपर फैक्टोरियल लैंग्वेज डिफाइन। डबल फैक्टोरियल ये अब कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा है, तो आपको इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि लैंग्वेज डिफ़ाइन करने के 4 तरीके होते हैं। उनमें जो सबसे पहला तरीका होता है वो डिस्क्रिप्शन का होता है, डिस्क्रिप्टिव अंदाज़ होता है। और डिस्क्रिप्टिव अंदाज़ में हम क्या करते हैं, रूल को तय कर लेते हैं और उस रूल के मुताबिक हम लैंग्वेज का सेट तैयार कर लेते हैं और उसमें सारे वैलिड वर्ड्स डाल देते हैं। ये प्राइम लैंग्वेज है। प्राइम लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट सेट जो है वो ए के ऊपर जो प्राइम लैंग्वेज बनी है वो ये वाली है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज है बेसिकली। ठीक है, अच्छा चलें, ये डिस्क्रिप्शन का अंदाज़ हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे। पैलिंड्रोम
एक स्पेशल किस्म की लैंग्वेज होती है, ये ज़रा समझ लें, एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज होती है। पैलिंड्रोम क्या होता है? द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ नल एंड द स्ट्रिंग्स एस डिफाइंड ओवर सिग्मा सच दैट रिवर्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस। यानी एक ऐसी स्ट्रिंग जिसका रिवर्स करें तो वही स्ट्रिंग आ जाए तो उसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। मसलन ये देखें, ये एग्जांपल्स हैं, ये अल्फ़ाबेट सेट ए बी है, इसके ऊपर जो पैलिंड्रोम लैंग्वेज है वो क्या होती है? वो सेट होती है किसका? उन तमाम वर्ड्स का जिनका रिवर्स करें तो वही वर्ड आ जाता है। इसको रिवर्स करें तो वही आ जाएगा, इसको रिवर्स अंदाज में लिखें तो वही आ जाएगा, इसको रिवर्स में लिखें तो वही आ जाएगा, इसको रिवर्स में लिखें तो वही आ जाएगा। यानी उन तमाम वर्ड्स जिनका रिवर्स, जिन स्ट्रिंग्स का रिवर्स लें तो वही स्ट्रिंग आ जाए, उन तमाम का सेट ले लें तो वो पैलिंड्रोम लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, आगे बड़े दो मशहूर और बड़े इम्पॉर्टेंट किस्म के ऑपरेटर्स आते हैं जो हम इसी चैप्टर के साथ हम इसको क्लियर करते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। वो क्या होते हैं? एक होता है स्टार ऑपरेटर जिसे क्लीन स्टार कहते हैं, और दूसरा होता है प्लस ऑपरेटर। इनमें बस एक सिंपल सा फ़र्क होता है, वो मैं अभी बताता हूँ। मसलन आप पहले इस सेकंड को देखें, इफ़ एस इज़ आ डबल ए बी देन। एस क्या है? एक अल्फ़ाबेट सेट है जिसमें दो सिंबल्स हैं, एक डबल ए का सिंबल है और एक बी का सिंबल है। तो एस स्टार जो है, जब इसके ऊपर मैं स्टार ऑपरेटर लगाऊंगा तो स्टार ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है? स्टार ऑपरेटर एक ऐसी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करता है जो सेट होती है उन तमाम वर्ड्स का जो इन दोनों को मिला के बनते हैं, यानी जिसमें नल भी होता है प्लस एनी वर्ड कंपोज्ड ऑफ फैक्टर्स ऑफ डबल ए एंड बी। यानी इन दो सिंबल्स को मिला के जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो इंक्लूडिंग नल, यानी कोई लफ्ज़ नाम भी बनाएं, नल का मतलब कोई लफ्ज़ नाम भी बनाएं इनसे, तो वो भी इसका पार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एस अगर ये है तो एस स्टेरिक क्या होगा? एस स्टेरिक एक सेट होगा, किसका सेट होगा? तमाम कोई भी कम्बिनेशन, नल भी हो सकता है, अकेला बी भी हो सकता है, डबल ए भी हो सकता है, बी को 2 दफ़ा मिला लें तो वो भी हो सकता है, इसको 10 दफ़ा मिला लें तो वो भी हो सकता है, डबल ए के साथ 10 दफ़ा बी मिला लें तो वो भी हो सकता है। यानी इन दोनों का कोई भी कम्बिनेशन, वैलिड कम्बिनेशन, वो एस स्टेरिक में आ जाएगा। लेकिन याद रहे कि ए बी ए वो वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगी, क्योंकि इसको तोड़ नहीं सकते आप, एक दरमियान डबल ए के दरमियान में बी नहीं ला सकते आप, तो लिहाजा वो वैलिड नहीं होगी। तो जितनी भी इनके कम्बिनेशन से स्ट्रिंग्स बनती हैं उन तमाम का सेट जो होता है वो एस स्टार कहलाता है। और एस प्लस क्या होता है? एस प्लस सिर्फ नल नहीं होता उसमें, यानी ये वाला नल निकाल दें, अगर ये इसमें से नल निकाल दें तो बाकी सारे जो कम्बिनेशंस का सेट होता है वो एस प्लस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कि अगर एस एक अल्फ़ाबेट है जिसमें 3 सिंबल्स हैं, एक W1 है, W2 है, W3 है, तो W1, W2, W3 को मुख्तलिफ़ अंदाज से मिला के जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो एस प्लस लैंग्वेज का पार्ट होंगी, इसमें नल नहीं आ सकता। तो ये दो बड़े इम्पोर्टेंट हैं ऑपरेटर्स। तो अब आप काइंडली चैप्टर 2 को जाएं, चैप्टर 2 पर जाएं, चैप्टर 2 पूरा रीड करें, और चैप्टर 2 पूरा रीड करने के बाद आपने मुझे एक असाइनमेंट सबमिट करवानी है। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट 1 ये है कि आपने टेक बुक रिटन बाय डैनियल कोहन, डैनियल कोहन की बुक लेनी है आपने। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डैनियल कोहन की बुक है, इसके पेज नंबर 23 पे जाना है आपने। ये पेज 23 पे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। इन प्रॉब्लम्स में से आपने सिलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स कौन से सॉल्व करने हैं? प्रॉब्लम 1 से 9 तक करने हैं, 12th प्रॉब्लम करना है एंड 17th करना है। और ये 9, 10, 11 ये टोटल 11 प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करने हैं। पेपर के हवाले से भी ये अहम होंगे और असाइनमेंट तो आपने करनी है। तो असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा आपके पोर्टल पर, वहाँ उसमें पूरी तफसील होगी कि आपने जमा कैसे करवानी है। मैं आपको बता भी देता हूँ
पे असाइनमेंट आपने जमा कैसे करवानी है। ये वाले क्वेश्चन जो हैं पेज नंबर 23 पे ये वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये वाले, इनको आपने एक सादा पेपर पर पेन से सॉल्व करना है, हैंड रिटन सॉल्व करना है। और जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो उसको आप कैमरे से तस्वीर ले लें। कैमरे से तस्वीर लेने के बाद यानी या स्कैन कर लें, स्कैन करने के बाद उसकी एक PDF फ़ाइल आपने बनानी है। तो एक PDF फ़ाइल बनाकर आपने मुझे ईमेल कर देनी है, और ईमेल एड्रेस जो है वो मैं आपको असाइनमेंट के साथ जो है वो भेज दूँगा। और अगर आपने असाइनमेंट ना भी देख सकें तो मैं यहाँ भी अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। आपने इस ईमेल एड्रेस पर ये ashfaq@CUI Lahore इस ईमेल एड्रेस पर मुझे आपने सेंड कर देनी है। और जो इसकी लास्ट डेट है इस असाइनमेंट को सबमिट करवाने की वो होगी, लास्ट डेट होगी 2 अक्टूबर 2020। ठीक है, इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझे सेंड करेंगे। याद रहे जब आप सेंड करने लगें तो मेरे स्पेलिंग्स में ये सारे एज़ हैं। अहमद अशफाक भी ए से है और AHMAD अहमद है, ED अहमद नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो गलत, अक्सर स्टूडेंट गलतियां कर जाते हैं ये वाली, और मुझे फिर असाइनमेंट मिलती नहीं है। तो ये ज़रा आप केयरफुल रहिएगा। तो अब मेरा ख्याल आपको सारी समझ आ गई है कि यहाँ से प्रॉब्लम आपने लेने हैं, पेन से सॉल्व करने हैं, स्कैन करके मुझे फ़ाइल बना के आपने सेंड कर देना है। और फ़ाइल जो आपने सेव करनी है वो अपने सेशन के नाम से सेव करनी है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मसलन आप फ़ाइल का नाम क्या रखेंगे, स्प्रिंग 18 BCS सेक्शन A, ID आपका फ़र्ज़ करें 1 2 3 है, और फिर आप लिखेंगे असाइनमेंट 1। तो ये फॉर्मेट होगा आपकी फ़ाइल का। तो फ़ाइल का नाम आपने ये वाला रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने सेक्शन लिखना है, फिर प्रोग्राम लिखना है, सेक्शन लिखना है, फिर आपका ID है, उसके बाद असाइनमेंट नंबर है, कौन सी आप असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से फ़ाइल सेव करके इस नाम से इस डेट से पहले आप इस ID के ऊपर मुझे सेंड कर दें, और ये वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दें। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक तक अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।